सभी प्यारे दोस्तों को राम राम। जय श्री राम। खम्मा गणी। आज हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक जो स्रोतों का अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय के जो प्रभाव की पृष्ठि का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वो गोसुंडी अभिलेख है। जो प्राचीन राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो गोसुंडी अभिलेख है। गोसुंडी शिलालेख जो है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडा जो है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये जो प्रयुक्त भाषा थी वो संस्कृत भाषा में लिखा गया और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख था। गोसुंडी का शिलालेख जो सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर के द्वारा पढ़ाया गया। राजस्थान में वैष्णव और भागवत जो संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार और संग्रहण, वासुदेव की मान्यता, अश्वमेध यज्ञ का जो प्रचलन है वो सर्वज्ञता द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ है वो सर्वज्ञता के द्वारा किया गया था। कौन सा जो अभिलेख है वो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1440-1460 ईस्वी का है। कौन सा अभिलेख जो है महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो आप उत्तर दोगे कीर्ति स्तंभ। कैसे कुंभा है, कैसे कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है, जो 1460 ईस्वी में लिखी गई महाराणा कुंभा के द्वारा। उसके कुंभा के जीवन पर प्रकाश डालने वाली जो अभिलेख है वो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है, 1460 ईस्वी की है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में राणा कुंभा की उपलब्धियाँ व उनके द्वारा जो रचित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इस प्रस्तुति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज जो 5 भागों में बटी है, ये कुंभा के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका उल्लेख है। इस प्रस्तुति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, आपसे पूछा जाएगा किस प्रस्तुति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायण, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, सेल गुरु जैसी उपाधियाँ दी गई है किस प्रस्तुति में? तो आप उत्तर दोगे कीर्ति स्तंभ। कैसे कीर्ति है, कैसे कुंभा है। इस प्रस्तुति में जो है कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायण, राणो रासो, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और सेल गुरु आदि के नाम से राजगुरु और सेल गुरु के नाम से पुकारा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति जो 3 दिसंबर 1460 ईस्वी में 1570 ईस्वी में विक्रम संवत में 1517 है। प्रस्तुत प्रस्तुति जो चित्तौड़ की कीर्ति के कई शिलालेखों में उत्तीर्ण जो कुंभा के द्वारा लिखी गई। श्लोक 3 से 8 तक बप्पा रावल का उल्लेख वर्णन किया गया है। फिर हमीर का वर्णन किया गया है। इस प्रस्तुति में कवि अत्रि, इसके जो प्रस्तुति है वो कीर्ति किसकी है? अत्रि की है। तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवि अत्रि के द्वारा लिखी गई है। इनका निधन हो जाने के कारण इसके पुत्र कवि जो है इनके पुत्र अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई। कीर्ति स्तंभ किसकी है? कीर्ति स्तंभ जो है अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई है, जिसका उल्लेख इस प्रस्तुति में देखने को मिलता है। 3 दिसंबर 1460 इसकी कीर्ति है, जबकि 1460 का जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति 1460 की है। तो 1460 की कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी गई है। गोसुंडी जो शिलालेख है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। कीर्ति स्तंभ 1460 ईस्वी का है। चीरवे का शिलालेख जो कि उदयपुर में मेवाड़ से 1273 का है। चीरवे में 3 अक्षर आ रहा है, इसलिए चीरवे में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 में 73 हो जाएगा। प्रभु चीर दे, चीर र से 2 बन जाएगा, 1273 का है। कौन सा? प्रभु चीर दे। चीरवे का शिलालेख उदयपुर से मिला है। चिरवा गांव के मंदिर की ब्रह्मा जो बाह्य दीवार पर स्थित जो शिलालेख है मेवाड़ के गोयल वंशीय शासकों को जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, जीती सरकार से हो जाएगा जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। चीर दे सरकार को समर सिंह। उपलब्धि का वर्णन मिलता है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन, चीरवे में र आ रहा है तो र से हो जाएगा रतन प्रभु सूरी ने इसकी रचना की है।
भवन सूरी के शिष्य थे। रतन प्रभु सूरी, रतन प्रभु चिरवे में रह से बनेगा, रतन प्रभु सूरी के द्वारा इसकी रचना की गई। इनके शिष्य वास्तवचंद ने इसे सुंदर लिपि में प्रदान की और चीर दे, चीरवे में दार है तो चीर दे प्रभु से हो जाएगा प्रभु सूरी और दे से हो जाएगा शिल्पी देलन। शिल्पी देलन के द्वारा चिरवे का शिलालेख का जो शिल्पी कौन है, तो अब बोलोगे चिरवे का जो शिल्पी है वो शिल्पी देलन है। राजप्रशस्ति 1676 ईस्वी में राजसमंद से प्राप्त होती है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज से हो जाएगा राज सिंह के समय लिखा गया और र से हो जाएगा रसे ही रणछोड़ तेलंग के मेवाड़ के जो शासक है राज सिंह के आदेश पर राज से राजसमंद झील की नौचों की पाल पर जो घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, वहीं पर 25 जो काले पत्थर के शिलाओं से 24 सर्गों में संस्कृत भाषा में 24 सर्गों में उत्तीर्ण मिलता है, जिसमें 1106 श्लोक लिखे गए हैं। राजसमंद का निर्माण जो 1400 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के काम निकालने के लिए ये राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में सबसे पाषाण की जो पट्टिका है 9 चौकी पाल की ताकों में लगी हुई है। इस प्रस्तुति में 17वीं शताब्दी में इतिहास के उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा की पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाराणा अमर सिंह के द्वारा जो मेवाड़ मुगल संधि की गई थी उसका वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह और राज सिंह के काल में अत्यधिक है, क्योंकि इस प्रस्तुति उनके समय में जीवित थी। राज प्रस्तुति जो है कि रणछोड़ तेलंग के समय राज सिंह के द्वारा लिखी गई 1676 ईस्वी की है। विक्रम संवत पूछे तो 1732 की है। बिजोलिया शिलालेख वैसे बिजोलिया है, वैसे भीलवाड़ा है, वैसे बिजोलिया है, वैसे भीलवाड़ा है। बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा में 5 फरवरी 1170 की है। कितने बीज थे? बीज थे 70 बीज थे। कितने बीज थे? 70 बीज थे 1170 में। बिजोलिया बीज कितने थे? 70 बीज थे 1170 में लिखी गई थी बिजोलिया गांव में, भीलवाड़ा में। बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टानपुर जो शिलालेख है वो बिजोलिया शिलालेख है, जो अजमेर और सांबर के चौहान वंशीय जो शासक है उनके वंशगोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए वैसे बिजोलिया है वैसे वंशगोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए वंशावली का उल्लेख मिलता है। इसके लेखक जो जैन दिगंबर श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगवाया था। तो बिजोलिया जो है जैन श्रावक लोलाक के द्वारा बीज ले लो, बिजोलिया में ली आ रहा है तो ली से हो जाएगा लोलाक। श्रावक लोलाक के द्वारा बिजोलिया में ली आ रहा है तो जैन श्रावक लोलाक के द्वारा इसको उत्तीर्ण करवाया गया। कुंड के निर्माण की स्मृति में लगवाए शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली को राजधानी बनाने वाले जो सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाने वाले विग्रह चतुर्थ थे, जिसका उल्लेख जो है बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलता है। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र है। बीज में क्या है? गुण है। गुणभद्र के द्वारा लिखी गई है। किसने लगवाया? जैन श्रावक दिगंबर जैन श्रावक लोलाक के द्वारा लगवाया गया था। बीज बे क्या होते हैं? गुण होते हैं। रचयिता कौन हो जाएगा? गुणभद्र हो जाएगा। अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। बिजोलिया शिलालेख जो है किसके समय का है? तो सोमेश्वर के काल का है। पृथ्वीराज के जो चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है बिजोलिया शिलालेख। बीजों की क्या होती है? शोभा होती है। सोमेश्वर के काल का है। कई प्राचीन नामों में उस समय कई स्थानों पर जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जालोर को जाबालीपुर कहा गया, सांबर को सकमरी कहा गया, श्रीमाल को भीनमाल को श्रीमाल कहा गया, बिजोलिया को विजयवली कहा गया, विद्यावली कहा गया, बिजोलिया को मंडलगढ़ को मंडलगढ़ कहा गया। चौहानों को आदिपुरुष वासुदेव चौहान ने 551 में साकम्बरी के चौहान राज्य की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाने वाले भी कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का 551 में निर्माण करवाया। नेमिनाथ जो प्रशस्ति है, नेमिनाथ माउंट आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1223 ईस्वी में, यह प्रशस्ति 1287 में। नाम कैसा है? इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर के देव के शुभचंद्र ने की है। नाम जो है शुभ है, सोमेश्वर देव या शुभचंद्र के द्वारा इस प्रशस्ति। नाम कैसा है? सोमेश्वर देव मतलब जो अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर देव के द्वारा नेमिनाथ प्रशस्ति की रचना की गई। इसके सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा है।
इसके सूत्रधार चंडेसर थे और इसको तेजपाल के द्वारा बनवाया गया। वास्तव में कैसा है, वास्तव में नाम तेज है, तेजपाल के द्वारा इसे बनवाया गया। सोमेश्वर देव ने इसकी रचना की है। आबू देलवाड़ा गांव नेमिनाथ के मंदिर में लगवाई गई है। परमारों के वास्तुपाल, वास्तव में नाम कैसा है, वास्तव में वास्तुपाल और तेजपाल। तो वास्तव में परमारोह तथा वास्तुपाल तेजपाल के वंशों का वर्णन मिलता है। नेमिनाथ मंदिर प्रतिष्ठा जो 1230 ईस्वी की है। ये सोमेश्वर देव के द्वारा रचना की गई है। सूत्रधार चंडेश्वर है। तेजपाल के द्वारा और सोमेश्वर देव के द्वारा इसे लगवाया गया है। 661 ईस्वी में दामोदर के द्वारा अपराजित का शिलालेख, अपराजित किसे नहीं किया जा सकता जिसमें दम होता है, तो दामोदर दास के द्वारा ये अपराजिता का शिलालेख मेवाड़ के गोयल वंश शासक अपराजिता की उपलब्धियों का वर्णन में लगवाया गया है। इस लेख में मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती जो है कुंडेश्वर मंदिर में मिला है। ये शिलालेख जो है दामोदर अपराजिता का शिलालेख जो है दामोदर दास के द्वारा लगवाया गया। मेवाड़ के नागदा गांव में जो है कुंडेश्वर महादेव के मंदिर में लगा हुआ है, जिसका उत्तीर्ण यशो भट्ट के द्वारा किया गया। रायसिंह प्रसति बीकानेर की है, जो 1594 ईस्वी में लगवाई गई थी। यह लेख में जो है महाराजा रायसिंह ने बीकानेर के दुर्ग के निर्माण के काल में समाप्त होने के अवसर पर लगवाया था। जैसे ही बीकानेर दुर्ग बन जाता है तो जो बीकानेर के महाराजा रायसिंह के द्वारा ये एक प्रसति लगवाई जाती है, जिसे रायसिंह प्रसति कहा जाता है, जो 1594 की थी। इसके रचयिता रायसिंह के जो प्रसति है जेता है। राई में किससे ली जाती है, जो जीत जाता है, तो जेता के द्वारा ये जो प्रसति है रचयिता कौन हो जाएंगे, जेता हो जाएंगे, जयता हो जाएंगे, जदूता हो जाएगा। 30 जनवरी 1589 को बीकानेर दुर्ग का निर्माण हो जाता है। 30 जनवरी 1589 को बीकानेर दुर्ग का निर्माण रायसिंह के द्वारा करवाया जाता है और 17 जनवरी 1594 को ये कार्य पूर्ण हो जाता है। इस लेख में बीका से रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद पंवार के द्वारा करवाया गया। बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण है अपने रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। इसका दुर्ग का ही दूसरा नाम है जूनागढ़ का किला भी कहा जाता है। घटियाला शिलालेख जो 4 शिलालेखों का समूह है, 4 अभिलेखों का समूह घटियाला शिलालेख है। 861 ईस्वी में लिखा गया। घटिया कौन होता है, कुत्ता होता है, तो कक्कू के समय लिखा गया कौन सा शिलालेख, घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में। ये जोधपुर के शासक घटियाला के एक स्तंभ उत्तीर्ण है। नरेश कुक्कू के यशोगान, घटिया कौन होता है, कुत्ता होता है, तो कुक्कू के समय यशोगान और न्यायप्रिय जनहित का संपादक और वीर व साहसी शासक होने के कारण इसकी वंशावली रोहिल्यदित्य से लेकर कुक्कुट तक की चलती है। यह लेखक जो है संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। घटिया शिलालेख का जो लेख है वो संस्कृत और प्राकृत तक दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इस लेख में ही मगध जाति के ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है और अभिलेख का जो रचयिता है मग व उत्तीर्णकर्ता जो सुवर्णकार है वो कृष्णेश्वर है। घटिया है, कैसे कुत्ता है, कैसे कुक्कुक है, कैसे कृष्णेश्वर है, तो इसके रचयिता तो मग हो जाएगा, उत्तीर्णकर्ता कृष्णेश्वर हो जाएगा। इसे कुक्कुक ने उत्तीर्ण करवाया है। शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो सालों से आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। मग जाति के ब्राह्मणों को उल्लेख मिलता है। यह रचयिता मग हो जाएंगे, उत्तीर्णकर्ता स्वर्णकर कृष्णेश्वर हो जाएंगे। बड़वा यूप अभिलेख जो कि 881 ईस्वी में लिखा गया है, वैसे बड़वा है, वैसे अंता 12 में है, वैसे बड़वा है, वैसे अंता 12 में है, वैसे 12 है। तो कोटा जिले के बड़वा गांव में विक्रम संवत को 238 ईस्वी में 3 यूप लेख मिले हैं, जिसे मोखरी वंश के शासकों का सर्वप्रथम वर्णन मिला है। इसे में मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ संपादन का उल्लेख मिलता है। बड़वा युग का अभिलेख जो है 181 ईस्वी पूर्व में कोटा जिले में लिखा गया था, बड़वा गांव में, कोटा के बड़वा गांव में। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से देश
में बुद्ध धर्म की अवनति और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में जो है यज्ञोद्धीति को प्रारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख से कृत संबंध का उल्लेख मिलता है। मोखरी वंश का शासकों का सबसे पहला और सबसे प्राचीन अभिलेख बड़वा जो यूप का अभिलेख है ये माना जाता है। ये एक स्तंभ यूप का उत्तीर्ण है, बड़वा अभिलेख। कुंभलगढ़ प्रस्तुति राजसमंद में 1460 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके जो है प्रस्तुतिकार या उत्तीर्णकर्ता जो है कवि महेश हो जाएंगे। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी व भाषा संस्कृत है। प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत लिपि नागरी है। पहली शिला में 68 श्लोक थे। एकलिंग जी के मंदिर और कुटिला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता। दूसरी शिलालेख में चित्रांगताल और चित्तौड़गढ़ के तथा चित्तौड़ के वैष्णव तीर्थ रूप में होने का वर्णन मिलता है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। एकलिंग प्रस्तुति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया है। मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? कुंभलगढ़ प्रस्तुति। एकलिंग प्रस्तुति उदयपुर में इसके रचयिता महेश भट्ट महेश्वर हो जाएंगे। बप्पा रावल का संन्यास लेना और मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन एकलिंग प्रस्तुति में किया गया है। एकलिंग शिलालेख के जो लेखक हैं वो महेश्वर हो जाएंगे। एकलिंग जो महेश जी हैं, महेश मतलब शिव शंकर, तो महेश परमेश्वर, तो परमेश्वर के पास ही क्या है? एकलिंग है। एकलिंग जो है लिंग जिसे भी क्या कहा जाता है? शिव को भी लिंग कहा जाता है। एकलिंग किसकी होती है? शिवलिंग। शिवलिंग को ही एकलिंग कहा जाता है। और शिवलिंग कौन हो जाएगा? महेश। महेश भट्ट को ही क्या कहा जाएगा? एकलिंग प्रस्तुति के लेखक कौन हो जाएंगे? महेश भट्ट हो जाएंगे। बडली शिलालेख जो बरली अभिलेख है ये बडली है। बडली कौन है? अजमेर है। तो बडली शिलालेख या बरली का जो शिलालेख है वो 443 ईसा पूर्व में लिखा गया। अजमेर में स्थित राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बडली है, बड़ा है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। अजमेर में रखा हुआ है। अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बडली गांव के पास ही बिल्लोट माता के मंदिर में प्राप्त हुआ है। बडली शिलालेख ब्राह्य लिपि में वैसे बडली है, वैसे ब्राह्य लिपि है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बडली शिलालेख 443 ईसा पूर्व अजमेर में सुरक्षित। मंडोर का शिलालेख जो कि बाउकक के द्वारा लिखवाया गया 685 ईसा पूर्व के आसपास। मंडोर का दूसरा शिलालेख 837 में गुज्जर प्रतिहार शासक बाउकक ने लिखवाया। कौन सा शिलालेख? मंडोर का शिलालेख बाउकक है। मंडोर जो है बकवास करता है, तो बाउकक का शिलालेख जो है मंडोर का शिलालेख बाउकक के द्वारा लिखा गया। ग्वालियर प्रस्तुति मिहिर भोज प्रथम की देन मानी जाती है। मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रस्तुति लिखी जाती है। गुज्जर प्रतिहार काल के माने जाते हैं। ये संस्कृत में उत्तीर्ण और ब्राह्य लिपि में उत्तीर्ण है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है। तो बिना तिथि अंकित जो शिलालेख कौन सा है? ग्वालियर प्रस्तुति है। यह प्रमाणित होता है कि 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये लेखक जो है भट्टा धनिक ग्वालियर में जो है प्रस्तुति मिहिर भोज की है। जो भोजन करेगा वैसे भोज है, मिहिर भोज है, वैसे भोज है, वैसे भट्ट धनिक है के पुत्र वैसे बालादित्य। ग्वालियर में वैसे वकील आ रहा है, तो बालादित्य के समय का शिलालेख है। ग्वालियर में वाह रहा है, तो बालादित्य के समय का बालादित्य के द्वारा लिखा गया है। जो ग्वालियर प्रस्तुति के लेखक कौन हो जाएंगे? बालादित्य। और जो भोज है ग्वालियर है, गाय चराते हुए भोजन करता है, तो भोज प्रथम के समय, मिहिर भोज प्रथम के समय उत्तीर्ण करवाया गया। किसके द्वारा? बालादित्य के द्वारा। गुज्जर प्रतिहार कालों की वंशावली और उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? ग्वालियर प्रस्तुति में। ग्वा से ग्वालियर है, ग से ग में वाह रहा है, वैसे बालादित्य हो जाएगा। और ग्वाला क्या करता है? भोजन करता है, तो भोज प्रथम के समय लिखा गया था। पूर्व का ताम्रपत्र जो 1535 ईस्वी में लिखा गया, ये ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा जो सती हुई थी उसका जौहर का वर्णन देखने को मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि रानी कर्मावती पूरे का पूरा जो है दान कर दिया था। इसलिए रानी कर्मावती के द्वारा जो है जौहर के प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी में पूर्व का ताम्रपत्र 1535 में जानकारी मिलती है। पूर्व का ताम्रपत्र में हमें पूरे का पूरा दान कर दिया था। तो रानी कर्मावती के द्वारा जो जौहर किया गया था उसकी जानकारी, और उस जौहर के साथ ही उन्होंने जो भूमि दान दी थी उसका उल्लेख भी पूर्व के ताम्रपत्र में 1535 में देखने को मिलती है। चीखली ताम्रपत्र जो कि 1483 में लिखा गया,
इसमें किसानों से वसूल की जाने वाली विभिन्न जो लाग बाग है उसका पता चलता है। चीकली ताम्रपत्र 1483 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया, जिसमें जैसे चीकली है, जैसे चीकली में जो है वसूल की जाने वाली विभिन्न लाग बागों का वर्णन मिलता है। जैसे चीकली में ला आ रहा है, ल से लाग बागों का क्या मिलता है 1400, चीकली में 3 आ रहा है और ल से 3 बनता है, तो 383 में इसका उल्लेख किया गया है। 1483 में वर्णन किया गया। चीकली ताम्रपत्र का जो उल्लेख है वो 1483 में विभिन्न लाग बागों के द्वारा पता चलता है। हर्षनाथ प्रसति जो कि सीकर जिले में देखने को मिलती है, ये 973 ईसा पूर्व ईस्वी की है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है अल्लट के द्वारा हर्ष ने हटाया ऐसे अल्लट के द्वारा। हर्षनाथ प्रसति जो है ऐसे हर्ष है, ऐसे अल्लट है, अल्लट के द्वारा उत्तीर्ण करवाए गए। इसमें चौहानों के वंशकर उनकी उपलब्धियों पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप में उल्लेख मिलता है। चौहानों के शासक विराट चतुर के समय की गई। इसमें वागड़ को वारगढ़ कहा गया है। हर्षनाथ प्रसति में ही वागड़ को वारगढ़ कहा गया है। हर्षनाथ प्रसति के जो लेखक है, जो निर्माण है, या हर्षनाथ जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अल्लट ने करवाया है। रसिया की छतरी का शिलालेख 1274, रसिया की छतरी का शिलालेख 1274 का है। रसिया की छतरी 1274 चित्तौड़गढ़ के राजमहल के पीछे उत्तीर्ण एक लेख जो मेवाड़ के गोयल वंशियों के शासक बप्पा रावल से नरवर्मा तक का जो जानकारी मिलती है। इसकी रचना जो है पीरिय भट्ट के पुत्र वेद शर्मा के द्वारा किया गया है। रसिया कैसा है, रस कैसा होता है, पीरिय होता है, और ये पीरिय पट्टू के पुत्र वेद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। रसिया की छतरी का शिलालेख 1274 वेद शर्मा के द्वारा लिखा गया। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन और प्राकृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नागदा व देलवाड़ा से मिलती है प्राकृतिक और जनजीवन की जानकारी। तो रसिया की छतरी 1274 चित्तौड़गढ़ वेद शर्मा। रस कैसा है, वेदों में मिलता है, तो रस किस में मिलता है, वेदों में मिलता है। तो रसिया की छतरी वेद शर्मा के द्वारा लिखी गई है। मानमोरी का शिलालेख जो कि मानसरोवर झील के तट पर 713 ईस्वी में लिखा गया। एक स्तंभ पर उत्तीर्ण ये शिलालेख जो है अमृत मंथन की कथा और उससे संबंध लगाए गए कर और 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम और भोज और मान का उल्लेख मिलता है। महेश्वर है, भीम है, भोज है, मान है। 4 राजाओं का उल्लेख किस शिलालेख में देखने मिलता है, तो मानमोरी के शिलालेख में। मैं से मानमोरी है, मैं से महेश्वर है, भीम है, भोज है, मान है। मैं से महेश्वर है, मैं से मान है, भीम है, भोज है। इसके रचयिता प्रसिद्धिकार जो है पुष्पे, नागभट्ट का पुत्र पुष्य और उत्तीर्णकर्ता शिवादित्य। मानमोरी में जो मानमोरी है वो जो मान जाता है वो शिव को क्या करता है, पुष्प चढ़ाता है। जो मान जाता है वो शिव को। मैं से मानसरोवर झील है, मैं से मानमोरी का शिलालेख जो है मानसरोवर झील के निकट मिलता है। ये पुष्पे के द्वारा रचित है और शिवादित्य के द्वारा उत्तीर्ण करवाया गया है। चित्तौड़ के से कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त इस लेख में समय राजाओं के द्वारा लिए जाने वाले करों युद्ध का हाथियों का प्रयोग करते हुए शत्रुओं को बंदी बनाए जाने की जानकारी मिलती है। चित्रांगद मौर्य का उल्लेख भी मिलता है। चित्तौड़ का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ला जाते समय असंतुलन के कारण समुद्र में फेंक दिया था। किसे, मानमोरी का शिलालेख जो मानसरोवर झील के तट पर स्थित है 713 का लिखा गया है। पुष्पे और शिवादित्य के द्वारा उत्तीर्ण है। प्राचीनतम पंचमार्ग सिक्कों का समय 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक का उल्लेख मिलता है। टोडिया एक प्रकार का जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का टोडिया कहलाता है। टोडिया जो कि जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का टोडिया कहलाता है। मेवाड़ के कई स्थानों से हुनों के द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के सिक्के गदिया सिक्के कहलाते थे। तो मेवाड़ के क्या होते हैं, गधे होते हैं। तो मेवाड़ में गदिया सिक्के चलते हैं जो 17 पर प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला करके बनाए जाते हैं, जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं होता है, गधे के मुंह जैसा दिखाई देता है। गदिया के सिक्के त्रिभुवनगिरी, सुरई, रेणी, नर्बद आदि जगहों से भी प्राप्त हुए हैं। मेवाड़ के सिक्के चित्तौड़ी, डींगला, मेवाड़ के सिक्के चित्तौड़ी, डींगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची सिक्का भी मेवाड़ का है। चांदोड़ी भी जो है कि चित्तौड़गढ़ से है, चांदोड़ी है, चित्तौड़ी है, डींगला है, त्रिशूलिया है,
बिलाड़ी है, उदयपुरी है, मुगली सिक्का है, एलची है, स्वरूप शाही है, फतेह शाही है, भोपाल शाही है, शाह आलमी है। ये सब के सब सिक्के कहाँ के? मेवाड़ के सिक्के हैं। जबकि राव शाही सिक्का कहाँ का है? अलवर का है। टोडिया सिक्का और अक्खे शाही सिक्का ये दोनों के दोनों कहाँ के? जैसलमेर के हैं। जयपुर के कच्छावा शासकों के द्वारा मुगल काल में झाड़शाही सिक्के चलाए गए थे, जो तौल में 1 तोला होता था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए थे। ब्रिटिश काल में चांदी के जो सिक्के चलते थे उन्हें कलदार कहा जाता था, जो जयपुर में चलते थे। जबकि मुगल काल के समय झाड़शाही सिक्के प्रचलित थे जयपुर में। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से आज्ञा प्राप्त करके सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, जिसे विजय शाही सिक्के भी कहा जाता है। जोधपुर के शासक विजय सिंह के द्वारा विजय शाही सिक्के चलाए गए। सोजत की टकसाल में सिक्के लल्लू शाही या लल्लू शाही सिक्के चलते थे या लिल्लुलिया सिक्के चलते थे। सोजत की टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव शब्द भी उत्तीर्ण मिलता है। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इसे 22 सिंधा सिक्के भी कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय के समय जो कि मारवाड़ में चलाया गया था, यह सोजत पाली के टकसाल में बनता था। 22 संधा सिक्का बनता था, जिस पर 22 अंकित होने के कारण 22 संधा भी कहा जाता था। सोजत के टकसाल में लिल्लू शाही 22 संधा सिक्के बनते थे। लल्लू शाही सिक्कों पर जो कि माताजी और महादेव शब्द भी उत्तीर्ण देखने को मिलते हैं। अलवर के सिक्के ऐसे अलवर है ऐसे अक्खे शाही है, ऐसे अलवर है ऐसे अक्खे शाही है। रसे रावसाई सिक्के हैं। तांबे के रावसाई जो टक्का है, रावसाई टक्का है। अंग्रेजी पाउ आना सिक्का कहलाता है। अंग्रेजी पाउ आना सिक्का, पाउ आना सिक्का। अक्खे शाही रावसाई सिक्के जो कि तांबे का रावसाई टक्का है, वो अलवर जिले में चलने वाले सिक्के थे। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी ढाले गए थे। जैसे बीकानेर के गंगा सिंह के समय गंगाशाही सिक्का। इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा दूसरी ओर जो है अंग्रेजी विक्टोरिया एम्पायर से तथा दूसरी ओर देवनागरी व उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित था। ये गंगा सिंह के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया के समय चलाया गया सिक्का। एक तरफ महारानी विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा जाता था, दूसरी तरफ जो है महाराजा गंगा सिंह बहादुर और देवनागरी उर्दू में गंगा सिंह बहादुर लिखा होता था। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। मेवाड़ में ढींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारा जैसे ये जिले के नाम पर पड़े हैं या उनके गांवों के स्थान पर ढींगला गांव था। मेवाड़ में प्रचलित गांव ढींगला गांव था, बिलाड़ी गांव था, त्रिशूलिया गांव था, भिंडरिया गांव था, नाथद्वारिया गांव था। उन्हीं गांवों के आधार पर उनका नाम जो सिक्के वहीं से टकसाल से बनते थे और उन्हीं के नाम पर उन्हें नाम दिया गया, जैसे ढींगला सिक्का, बिलाड़ी सिक्का, त्रिशूलिया सिक्का, भिंडरिया सिक्का, नाथद्वारिया सिक्का। चांदी के सिक्कों को द्रम और रूपक कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को करसापण कहते थे। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य, वृक्ष आदि अधिक चिन्ह अंकित होते थे। ये चौकोर होते थे। इसी प्रकार तांबे का एक सिक्का ढींगला कहलाता था। 31 संधा रुपया राजस्थान में कौन से टकसाल से बनता था? तो कुचामन टकसाल से 31 संधा जो कि कुचामन टकसाल से बनता था। और 22 सिंधा भी ये कुचामन के टकसाल से बनना था। लल्लू शाही सिक्का भी ये कुचामन के टकसाल से ही बनता था। सिक्का एलची सिक्का जो चित्तौड़ की टकसाल से मुगल बादशाह अकबर के समय ऐसे एलची है ऐसे अकबर के समय है जो चित्तौड़ में टकसाल में बनता था। जहांगीर आदि के ढाले गए सिक्के जो एलची सिक्का कहलाता था। सिक्का एलची जहांगीर का सिक्का एलची कहलाता था, जबकि एलची चित्तौड़ के टकसाल से मुगल बादशाह अकबर के व जहांगीर के समय सिक्का एलची कहलाया। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कुमारी की स्मृति में चांदोड़ी सिक्का। महाराणा भीम सिंह जो चित्तौड़ के शासक थे, अपनी बहन चंद्र कुमारी की स्मृति में चांदोड़ी सिक्का, अठन्नी, चवन्नी, 2 आनी, 1 आनी सिक्के जो कि फारसी अक्षर में अक्सर भी उल्लेखित थे, ये चित्तौड़ से टकसाल में बनते थे।